बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बात चलेगी फोनेटिक्स की और हम स्टडी कर रहे हैं स्पीच साउंड की। जो हमारे साउंड्स होते हैं ना, जब हम बात कर रहे होते हैं तो जो हमारे मुंह से आवाजें निकलती हैं वो इस चैप्टर में आती हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो फोनेटिक क्या है? हैज बीन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ स्पीच साउंड। अंडरलाइन करें इसको, ये आपकी कोटेशन है। फोनेटिक क्या है? साइंस है स्पीच साउंड की, क्योंकि साउंड्स के बारे में तालीम दे रही है ना, तो साइंटिफिक मेथड हमें बता रही है। तो ये साइंटिफिक स्टडी है कि कैसे हम आवाज पैदा करते हैं, कैसे आवाज मुंतकिल करते हैं, कैसे आवाज वसूल करते हैं। ठीक है, स्पीच साउंड हम किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसमिशंस करते हैं और रिसेप्शंस करते हैं। ये तीनों वर्ड निकाल के रख ले, ये तीनों वर्ड आपकी थ्योरीज में आ जाते हैं कि फोनेटिक्स का स्पीच साउंड से क्या ताल्लुक है और स्पीच साउंड किस तरह अपना ट्रेवल करते हैं। अब ये जो प्रोड्यूस होते हैं किससे? ह्यूमन बीइंग्स से। याद रखिएगा, स्पीच साउंड्स हमारे ही डिफरेंट हो सकते हैं, एनिमल्स के, बर्ड्स के डिफरेंट नहीं होते। उनकी बस वो गिनी चुनी आवाजें होती हैं। याद है ना, हमने साइकोलिंग्विस्टिक में किया था कि वेल की वो बस 30, 35, 40 साउंड है, वो उन्हीं 40 साउंड के अंदर ही रहना है। ये साइकोलिंग्विस्टिक में भी उन्होंने बताया था कि हम किस तरह से कंप्रीहेंस करते हैं, किस तरह से हम प्रिसेप्शन करते हैं और फिर किस तरह से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। सेम वही प्रोसेस आता है हमारा इस चैप्टर में। अब जब हम बोल रहे होते हैं ना या सुन रहे होते हैं किसी भी किस्म की सरगर्मी को जो कि इन्वॉल्व हो किसी भी काम में और उसमें ज्यादातर आवाज का इस्तेमाल हो, जब हमने इस किस्म के पेचीदा सरगर्मियों को सुन रहे होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है? साइमल्टेनियस एक्टिविटीज आ जाती हैं ऑफ सिवरल बॉडी ऑर्गन्स की। उसके रिजल्ट में जब हम सुनते हैं तो हमारी अपने ही जिस्म के कुछ अज़ा होते हैं जो यकलख्त मूव करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सुनकर वो उसका जवाब देना चाहते हैं। वो एक्टिविटीज जो एकदम से हमारे अपने ही बॉडी प्रोसेस से शुरू हो जाती हैं वो आ जाती हैं फोनेटिक के जुमरे में और उन्हीं से स्पीच साउंड बनते हैं। अब ये जो सारी एक्टिविटीज होती है ना, इनका मकसद क्या होता है? क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द ईयर। इनके साथ एम हो जाता है, एक इनका निशाना बन जाती है हवा के अंदर प्रॉब्लम्स की। देखिए मैं बोल रही हूँ ना तो आपको तो हवा के जरिए आवाज आ रही है ना, हवा के जरिए हम फोन पे आवाज सुनते हैं, मोबाइल पे आवाज सुनते हैं। और जब हवा डिस्टर्ब होती है तो अगली की ये जो वेव्स बनती है ना, ऐसे 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 वेव्स, कभी ऊंची हो जाती है कभी नीची हो जाती है, ये सारी वेव्स बनती हैं जब आपके मुंह से आवाज निकलती है। वो आपने कभी वो ऑन किया हो ना अपना रिकॉर्डर, तो रिकॉर्डर में आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज का ले ताल कैसे जा रहा है। अब ये इनहेल एयर भी करता है, एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इनहेल क्या होता है? हम अपने हवा को अंदर भी खींचते हैं एनर्जी हासिल करने के, तवानाई हासिल करने के लिए, और फिर क्या करते हैं? सेटिंग द आउटसाइड एयर वाइब्रेटिंग। जब हम बात कर रही है ना तो हम हवा को अंदर खींच रहे हैं और जब उसे बाहर निकाल रहे हैं ना तो उसे एक वाइब्रेशन के साथ निकाले। वाइब्रेशन क्या होती है? वो हम फोन को वाइब्रेशन पे लगा देते हैं तो बोलता नहीं है, लेकिन रगड़ खाता है, ऐसे हिलता है वो मूवमेंट आ जाती है। आवाज जब हमारे मुंह से निकलती है तो हम हवा अंदर लेके जाते हैं, फिर हम हवा को रगड़ के साथ बाहर को निकालते हैं, तो फिर आवाज जो होती है ना वो जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से पैदा होके वो हमारे सुनने वाले के कानों तक पहुंचती है। हवा अंदर जाती है, अंदर से लंग्स से प्रोसेस करती हुई फिर बाहर गले से आती है, गले से फिर या तो मुंह के जरिए आती है या नाक के जरिए बाहर आती है। ये हमारे वोकल कॉर्ड है। हमारे कान नहीं आते इस जुमरे में, कान के जरिए कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। मुंह और नाक यही दो हैं। अब इसको कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेस। जब हमारे लिसनर के कान तक आवाज जाती है तो उसे ऑडिटरी प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है? एक हरकत का जुमरा आ जाता है। हरकत होती है तो आवाज निकलती है ना, और फिर वो दोबारा क्या होती है? दोबारा अगेन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है ऑडिटरी ऑर्गन्स के साथ। पहले हमें लंग्स के अंदर से आवाज निकालनी पड़ी, निकालने से फिर मोशन हुई और ये मोशन हमारी ऑडिटरी प्रोसेस में गई। क्यों? क्योंकि लिसनर के कान तक बात चली गई थी। ये मजीद पेचीदा हो जाता है मरहला जो कि ऑडिटरी ऑर्गन्स के अंदर जाती है, यानी ऑर्गन्स के अंदर गई तो फिर कान की कितनी तय होती है, कान का पूरा नक्शा बनता है ना, कान के अंदर भी तो कितने ड्रम्स होते हैं, उनके जरिए ये मजीद अंदर जाता है। लेकिन हमें उस सेक्शन पे बात नहीं करनी, हमारी बात पीछे रह जानी है। प्रिसेप्शन होती है किसी बात को समझना। जब हम प्रिसेप्शन करते हैं ना स्पीच के सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे अज्जा जो हमें आवाज आ रही है, आ ई ऊ, हाँ बोलो कहो, ऐसी आवाज है, ये इन्वॉल्व होती है किसके अंदर? डिस्कार्डिंग करती हैं। डिस्कार्डिंग करती हैं हमारी तवज्जो
अपनी तरफ मुलव्वस करवाती हैं। नॉन सिग्निफिकेंट फीचर्स भी इनके होते हैं, इनके वो फीचर्स भी होते हैं जिनकी कुछ अहमियत नहीं भी हो सकती है, और कुछ हैं फ्रॉम द सिग्निफिकेंट जिनकी अहमियत होती है, और डिस्टिंक्टिव, और उनको अच्छा खासा फर्क दिया जाता है, इम्तियाज दिया जाता है इन सारे कदोहाल को। और फिर क्या करते हैं हम, रिसीविंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं किसको, ओनली दोस, उन बातों को डैट आर मीनिंगफुल जो के समझने के काबिल होती हैं। जब हमें इतनी ज्यादा आवाजें आती हैं ना, तो कुछ खांसी की आवाज, छींक की आवाज, हमें वो मीनिंगफुल तो नहीं ना, वो तो एक साइन दे जाती है ना, बात करने वाले ने कर दिया, तो वो तो मीनिंगफुल नहीं है, वो तो एक सिर्फ साउंड ही प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन कुछ मीनिंगफुल चीजें जो हमारी समझ में आ जाती हैं, जैसे जुमले, बात, अल्फाज, तो उसे हम समझ लेते हैं। इससे क्या होता है, इट इज लाइक अ रिट्रीविंग अ स्मॉल विजुअल इमेज। अब इससे क्या होता है, हमारे सामने एक तस्वीरी सांचा भी खिंच जाता है, किसका, फ्रॉम अ क्राउड ऑफ इंट्रीगेट डिटेल्स, बहुत ज्यादा हजूम हो जाता है हमारे सामने बेतहाशा तफसीलात का। कुछ ऐसे साउंड्स आ जाते हैं जिन्हें हम समझते हैं, कुछ बोलता बोलता बंदा ऐसा लफ्ज बोल जाता है हम उसे नहीं समझ पाते, तो हमारे सामने अल्फाजों का हजूम रखा हो जाता है। इन चीजों से क्या होता है, परसेप्शंस तो हमारे ब्रेन ने करनी है ना, ऑडिटरी हमारे कान ने करनी है। अब फिर जो ब्रेन होता है ना, क्विकली डिकोड, डिकोड हमने देखा था, कोड स्विचिंग में आया था, कुछ वो लफ्ज आते हैं, वो हम जब बोलते हैं तो ब्रेन हमारा उनको कोड से डिकोड करता है, कोड होते हैं ना छुपे छुपे लफ्ज, उनको डिकोड कर देता है ब्रेन, उनको जल्दी से समझना शुरू कर देता है। और फिर इनसे हमें कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं, और उन इशारों के साथ क्या होता है, इनकोडिड हो जाती है बाय द स्पीकर, स्पीकर के साथ इनकोडिंग हो जाती है। डिकोड और इनकोड ये दोनों वर्ड आपके कोड स्विचिंग में भी आते हैं। जब बात करते करते हम थोड़ी सी इंग्लिश भी बोल देते हैं, थोड़ा सा उर्दू भी बोल देते हैं, ऐसे ही कर रहे थे हम, जुमलों को मिक्सअप कर रहे थे। इसी जुमरे में हमारी ये बात चल रही थी, क्योंकि दिमाग ने कुछ चीजों को समझा और कुछ चीजों को स्पीकर ने समझा दिया उसे अपनी स्पीच ऑर्गन से। अब ये जो फिजिकल एनर्जी चल रही थी ना, ये जो सारा जिस्मानी काम चल रहा था इन द फॉर्म ऑफ द सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स कौन सी थी, हमारी सुनने की हिस्स, हमारी बोलने की हिस्स, हमारी समझने की हिस्स, ये सारी हमारी वो वाली हिस्से हैं जो कि काम कर रही थी हमारे स्पीच ऑर्गन्स की बात को समझने का। इन्होंने क्या किया, ये हमारे दिमाग तक जल्दी जल्दी पहुंचना शुरू कर देती हैं, और फिर ब्रेन के अंदर एक सर्किट, सर्किट होता है ना, एक वो पूरा निजाम, इसका स्विच उसको, इसका स्विच, नसें होती है ना ब्रेन के अंदर, तो वो सर्किट बना हुआ है। वो क्या करता है, सर्किट अंडरस्टूड, वो इसे समझ जाता है, सर्किट इन बातों को समझता है, किसका सर्किट, ब्रेन का सर्किट सिस्टम समझ जाता है। और फिर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है इन सबको, इन सब बातों को मुनज़्ज़म अंदाज में रखता है, फिर इनटू प्रिसेप्ट्स, फिर उसको उसका कंप्रीहेंशन होता है, उसको उसका जाविया समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने क्या बात की है, और बेसिक रिकग्निशंस भी हो जाती है, उसको बुनियादी पहचान भी हो जाती है। ऑब्वियसली साफ जाहिर है कि ये जो कम्प्लेक्स ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स है, बहुत पेचीदा और कई तरह से जुड़ी हुई नसों का ये सारा पेचीदा मरहला हमारे सामने आता है। ये क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ द लिसनर्स इंटरेस्ट। अब डिपेंड भी तो करता है ना, बोलता बोलता बंदा बोलता ही चला जाता है, लिसनर के दिमाग में जो चीजें उसे अच्छी लगती हैं उन पे हमारे कान जल्दी खड़े हो जाते हैं, और जो चीजें हमारी इंटरेस्ट की नहीं होती हम उन पे तवज्जा नहीं देते। अब मैंने जितनी बातें की हैं उनमें से जो आपको लफ्ज अच्छा लगा होगा उसको आपने गौर से सुना है, जो लफ्ज आपको काम का नहीं लगा आपने उसको ऊपर नीचे कर दिया, ध्यान इधर उधर हो गया। यानी ब्रेन ये काम करता है। साइको मैंने आपको बताया ना, साइको वाला लेसन भी तकरीबन इससे आपके काम आता है अगर आप उसके साथ रीड करते हैं। अब इसके साथ वो कह रहा है जनाब आपके सोशल बैकग्राउंड का भी पता चल जाता है, इंटेलेक्चुअल लेवल का भी पता चल जाता है, क्योंकि लिसनर की इंटरेस्ट होती है ना। बाजू का बोलने वाला फारसी बोल रहा है, हमें तो नहीं पता नहीं बाबा ये क्या बोलता जा रहा है, तो हमारा लेवल तो नहीं है फारसी को समझने का, और ना ही हमारा वो बैकग्राउंड है, तो इस वजह से हमारा इंटरेस्ट उधर से कम हो जाएगा, हमें वो बात समझ आएगी, वो मल्टीपल फैक्टर्स को हम समझेंगे जिनको हम समझने के काबिल हैं। इसी तरह से हमारे जो माजी के कुछ तजर्बात होते हैं और कुछ अदर पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर जो हमने जाविये सेट किए होते हैं, प्ले एन एक्टिव एंड सिग्निफिकेंट रोल, वो हमारे जाविये बड़ा जबरदस्त किरदार अदा करते हैं। किसके लिए, रोल इन परसेप्शन लेवल, कि हमने कैसे बात को समझना है। और इसी तरह से द इंटरप्रिटेशन, फिर हमने उसी बात की तशरीह करनी है, इज मेड अकॉर्डिंगली, कि वाकई हमारी बात उसके मुनासिब चल रही है। मैंने फोनेटिक का लेसन खोला हो और मैं आपको
ABCD पढ़ाना शुरू कर दूं, ये तो हमारी परसेप्शन के खिलाफ बात हो जाएगी। मैं आपको कहूँ AC एक, TIT एक्टिव, DIV इटिव, एक्टिव, तो ये तो वो परसेप्शन के आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, आपके लिसनर के कान एकदम से डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं नहीं ये मेरा परसेप्शन लेवल नहीं था, आप इंटरप्रिटेशन क्या करके मुझे दे रहे हैं, ये तो हमारे रोल की सिग्निफिकेंट के खिलाफ है। यानी हम जो काम कर रहे होते हैं उसको हमें उसके मुयार के मुताबिक करना पड़ता है। इसीलिए हम मुशाहिदे करते हैं। किसका मुशाहिदा करते हैं? स्पीच एक्ट का, कंपैसेस इंट्रीगेट मूवमेंट्स। जो हमारे स्पीच एक्ट्स होते हैं वो किस तरह से एक सर्कट में रह के बात कर रहे हैं, उनकी हरकत, उनकी सकनात, उनकी सरगर्मियां सब हम देखते हैं। फिर वो जो सरगर्मियां होती हैं वो वाकिया हो जाती हैं ऑन डिफरेंट प्लेन्स। डिफरेंट प्लान्स उनके मुख्तलिफ किस्म की मनसूबाबंदियों के साथ वो काम हो रहे होते हैं। जिसने बात करनी है उसने कैसे करनी है, ये सारा आपको इसने प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और ये इसका रिसेप्शन, ये मरहला उसने सारा आपको समझाया है कि हमारी बात इंटरेस्ट की हो, हमारी बात हमारे लेवल के मुताबिक हो। अब मैं ABC वाले बच्चे को ये पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो वो तो परेशान हो जाएगा, मुझे क्या पढ़ा रही हो। आपको ABC पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो आप परेशान हो जाओगे। तो इस तरह से अब जो बात होती है ना, हमें अकॉर्डिंगली करना पड़ती है, माहौल के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक, टाइम के मुताबिक। ये सारा आपका प्लान होता है, जो मुख्तलिफ प्लान मुख्तलिफ औकात में बदलते हैं। सम ऑफ देम साइमल्टेनियसली, बास तो एकदम से आ जाती हैं एट इनक्रेडिबल स्पीड, इतना जिसे कहते हैं ना जबरदस्त स्पीड, नाकाबिले यकीन रफ्तार के साथ इतनी तेजी से आते हैं। वी आर सो यूज्ड टू स्पीकिंग, हमें वाकई बहुत बोलने की आदत होती है। इन अ नेचुरल एफर्टलेस मैनर्स, हम कुदरती बोलते हैं, बगैर किसी कोशिश के ही हम बोलते चले जाते हैं। औरतों को तो वैसे ही कहते हैं, वो तो बोलती हैं that we hardly give attention, तो फिर हम मुश्किल से ही तवज्जो देते हैं to complex nature of speech production, उसके ऊपर जो मुश्किल बातें होती हैं। मैथ्स की क्लास कभी बोरिंग हो जाती है तो फिर हम उस पर तवज्जो भी मुश्किल से देते हैं, और स्पीच परसेप्शन फिर हम उसे समझते भी मुश्किल से, जब हम तवज्जो नहीं देंगे तो हम समझेंगे कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको निकाल के रखें। ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक, फोनेटिक की कितनी ब्रांचेस हैं? फोनेटिक की 3 ब्रांचेस हैं जनाब। फोनेटिक खुद क्या होती है उसकी डेफिनेशन है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। ये आपकी डेफिनेशन है फोनेटिक की। इसके अंदर से निकलेंगे 3 शाखें, अकेस्टिक फोनेटिक, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक और ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये सब जनाब आया इससे। अकस्टिक में बात करें, स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करेंगे ऑफ स्पीच साउंड। ये जो आपको लहरें मैंने बताई थी ना, ये लहरें ये सारी इसमें आएंगी, ठीक है। अब ये स्पीच साउंड की क्या अहमियत है, ऊंचा ऊंचा कब जा रहा है आवाज का बहाव, नीचे कब आ रहा है, धीमा कब आ रहा है, इक्वल कब आ रहा है, ये सारा आपको अकॉस्टिक फोनेटिक्स से पता चलता है। फ्रीक्वेंसी बताती है ये आपको, ठीक है, कि किस किस्म का ट्रांसमिशन के वक्त आवाज का उतार चढ़ाव था। ऑडिटरी में चले जाएंगे तो आपके सारे के सारे स्पीच ऑर्गन आ जाएंगे, जिसमें आपके भी अगले वाले चैप्टर में आपके ये ज्यादा बात ऑडिटरी की होनी है, इसकी आर्टिकुलेटरी की होनी है। ऑडिटरी की बात आपकी कम है क्योंकि कान उसमें शामिल नहीं होते। किसके अंदर? स्पीच प्रोडक्शन के अंदर हमारा कान शामिल नहीं होता है। इट रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म, ये सारे का सारा स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म है। मुंह हमारा, नाक, जुबान, दांत, गला, लंग्स, ये सब इसमें बात करेंगे आपसे। ऑडिटरी में जनाब बस ये है, ये जिसमें ये तालीम समझाई जाती है आपको कि हाउ स्पीच साउंड्स आर हर्ड, कैसे सुने जाते हैं, एंड प्रिसीव्ड, और कैसे समझे जाते हैं आपके। इनके पार्ट 1 की बात पे चलते हैं। तो अकस्टिक आपका पार्ट 1 है कि पहले लहरी मुंह से निकलेंगी, कान तक पहुंचेंगी तो ही दिमाग उन्हें समझेगा। अकस्टिक फोनेटिक क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड को अंडरलाइन करेंगे, सच एज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वही लहरें हैं, एंड एम्पलीट्यूड इन देयर ट्रांसमिशन, और उनके मुंतकिल होने में जो भी कुछ उसका कार्य है होता है। ये प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अकॉस्टिक के अंदर स्टडी किया जाता है। अकॉस्टिक फोनेटिक्स क्या करते हैं? तज्जिए लगाते हैं कि स्पीच वेव्स जो थी ना, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट होते हैं आलात, जो आलात होते हैं ना, जैसे दिल की मशीन अक्सर लगी होती है, टू 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 टू, ऐसे हमें इन आलात के जरिए, खास रिकॉर्डर खोले ना आप तो भी आपको पता चल जाएगा आवाज का उतार चढ़ाव कहाँ जा रहा है। यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट हेल्प करते हैं कि स्पीच वेव्स को अंडरलाइन करें। इनका तज्जिया होएगा
किसके अंदर, अकॉस्टिक फोनेटिक के अंदर। अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब, ये कोशिश करते हैं कि बताएं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ साउंड, द स्ट्रीम ऑफ साउंड्स को अंडरलाइन करें, स्ट्रीम ऑफ साउंड्स, स्पीच वेव्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड, ये आपके कीवर्ड्स हैं। अब ये इश्यू दिखाते हैं जनाब, फोर्थ फ्रॉम द माउथ ऑफ स्पीकर, और ये आती कहाँ से है, सारी की सारी स्पीकर के माउथ से आ रही है। मैं बोल रही हूँ ना, तो ये मेरी, अगर मैं कहीं स्पीकर का ऑन करूँ वेव्स तो आपको दिखाई देंगी, वेव्स के मैं अकॉस्टिक आपके कानों तक कैसे पहुंचा रही हूँ और आपके कान उसे दिमाग तक कैसे पहुंचा रहे हैं समझने के लिए। इट इज इन द फील्ड ऑफ अकॉस्टिक फोनेटिक, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, मोस्ट सल्किंग डेवलपमेंट, जनाब इसके अंदर बड़ी जबरदस्त तरक्कियां होती ही रहती हैं। और क्यों होती हैं, टेकन प्लेस सिंस, और होती ही जा रही है कब से, सेकंड वर्ल्ड वॉर को अंडरलाइन करिए, उससे पहले इसको इतनी अहमियत नहीं दी गई थी, लेकिन अकॉस्टिक फोनेटिक को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा अहमियत मिली, ज्यादा इसको पढ़ाई शुरू हुई, लोगों ने ज्यादा इस पे काम करना शुरू कर दिया। कम्प्लेक्स साउंड वेव्स जो होती है ना, जैसे कि पेचीदा किस्म की आवाजें होती हैं, गुस्से वाली आवाज भी हो सकती है, एक बीमार आवाज भी हो सकती है, नॉर्मल आवाज भी हो सकती है, ये सारी आवाजों की डिफरेंट कैटेगरीज है ना, तो कंप्यूटर भी मैच कर देता है किसकी आवाज कैसी है। इन सब के ऊपर काम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, और फिर स्पीच कैन बी, उन्होंने कहा कि आवाज का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसका तजिया किया जा सकता है, देयर कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी, कहाँ से, उसके उतार और चढ़ाव के जरिए, और कहाँ से, रेलिवेंट एम्पलीट्यूड, कोई मशीनें उसके बराबर लगेंगी तो ही आपकी आवाज मैच होती है, करते हैं ना आवाज मैच, आप तो क्राइम सीन्स में भी करते हैं। तो इस तरह से ये मशीनें जो सादा बनी, तो फिर उन्होंने पता लगाया कि किसकी आवाज कैसी है, उसके कहाँ से, उसके स्पीच साउंड से, उसकी फ्रीक्वेंसी से, कि इसका दर्जा हरारत कितना ऊपर है कितना नीचे जा रहा है, आवाज बोलता कैसे है, तेजी से बोलता है, आहिस्तगी से बोलता है, ये सब आपको अकॉस्टिक की वो कौन बताती हैं, वेव्स बताती हैं, ये वेव्स। अब यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त समझने के काबिल एक प्रोग्रेस हुई, आगे तरक्की होती गई इस काम के अंदर, और उन्होंने क्या बनाया, स्पीच सिंथेसिस बना लिए। स्पीच समझने के लिए कुछ उन्होंने ऐसे आलात और ऐसी थ्योरीज बना ली कि समझ आ गई कि जब कोई बंदा बोलता है, आदमी कैसे बोलता है, बच्चा कैसे बोलता है, आवाज का पता लग जाता था कि ये बच्चे की आवाज है, ये बड़े की आवाज है, ये बूढ़े की आवाज है। अब इस एरिया ने और भी तजजियात किए, तो फिर इसने यहाँ पर कंफर्म कर दिया और दावे कर दिए, इफ कंफर्म वाज नीडेड, अगर जरूरत है किसी दावे की, तब इसने दावा कर दिया दैट स्पीच इज नॉट मेड अप ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट साउंड, सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट साउंड को अंडरलाइन कर लिया, उसने कहा कि आवाज बगैर ऐसे नहीं बनी हुई कि बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, कोई स्पीच बन गई, कुछ समझ में आने वाली बात बन गई, ऐसा नहीं होता है, नो ऐसा नहीं होता। ये जो आर्टिकुलेटरी फीचर्स होते हैं ना हमारे, राउंडिंग ऑफ वॉइस, आर्टिकुलेटरी फीचर पे हम अभी बात करने लगे हैं नेक्स्ट पे आके। ये हमारा नाक, हमारे मुंह, कान, जुबान, कान नहीं आते, हमारे मुंह, जुबान, दांत, ये जो तालु खलक, ये सब कुछ जो भी कुछ है ना, ये इससे मिक्स होके आवाज निकलती है, या फिर हमारे नाक से, नेजलिटी हमारे नाक से निकलती है, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट भी आ जाती है उसमें, और फ्रिक्शन रगड़ भी आ जाती है, कैन बी आइडेंटिफाइड, इन सबको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसके जरिए, अकॉस्टिकली, इन लहरों के जरिए, कि ये नाक से बोलता है, ये पेट से बोलता है, ये गले से बोलता है। अकॉस्टिक फोनेटिक ने अब बड़ा ही जबरदस्त अपना नाम हासिल कर लिया है और काफी कामयाब हो गई है अपने मामलात में, और इसकी तालीम के अंदर क्या है, वावल। अब वावल्स तो मैंने आपको बताया था ना कि वावल्स तो डायरेक्टली निकल जाते हैं, नो ऑब्स्ट्रक्शंस, नो फ्रिक्शंस, कुछ रुकावट नहीं है, वावल तो सीधे गले से आ, ई, ए, ऊ, देख लें, कहीं आपका मुंह टकरा ही नहीं रहा, वो बस होंठ गोल हो रहे हैं और होंठ चौड़े हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा। अब इसने कहा कि इसने वावल में भी काफी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन समझा जाता है कि कॉन्सोनेंट इट हैज नॉट रीच्ड फाइनल कंक्लूजन, लेकिन कॉन्सोनेंट अभी तक ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। बहुत अहम बात है, अंडरलाइन करें इसको। वावल्स का इन्होंने कह दिया जो ना, वावल्स तो सीधे प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट में अभी भी ये शक व शुबे में पड़े हुए हैं। ऑडिटरी का मामला आ गया तो हमारे कान की बात छेड़ गई। ऑडिटरी में क्या होता है, अभी अब इसमें तालीम दी जाती है कि किस तरह स्पीच साउंड जो है वो सुने गए हैं या समझे गए हैं। इसके लिए रिक्वायर क्या है, बड़ी ही जबरदस्त तालीम इसके लिए हमें जरूरत है उसकी, किसके बारे में, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन के, समझने वाले का दिमाग इस वक्त किस हालत में है। और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि मैकेनिज्म, ये जो हमारी मशीनरी चल रही थी, न्यूरो मैस्कुलर सर्किटरी, सर्किटरी,
सर्किटरी वही सर्किट से निकला है, और मैस्कुलर वही है जो हमारे मसल्स होती हैं। न्यूरो में बात आ गई तो साइको पे बात चली गई, कैसे हमारे दिमाग ने, उनके मसल्स ने, उस सारे सर्किट ने, उस मैकेनिज्म ने कैसे इस बात को समझने की कोशिश की। ठीक हो गया। पहला तो ये पता लग गया कि जनाब नफ्सियात सुनने वाले की क्या थी उस वक्त। दूसरा ये लगा कि उसके दिमाग तक ये बात कैसे पहुंची, तो उसने कैसे इसको मैकेनिज्म के तौर पर अपनाया। जो मैंने बोला आपके दिमाग ने उसे समझा, क्योंकि आपको वो समझ आ रहा था। अभी मैं अरबी बोलना शुरू कर दूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको न्यूरोमैस्कुलर आपको कहेंगे ये क्या कह रही है, कान में तो आ रही है आवाज लेकिन दिमाग में समझ कोई नहीं आ रही। ये ऑडिटरी आपको सारा हेल्प करेगी। हेयरिंग क्या करती है जनाब, वो बहुत ही जबरदस्त इंट्रिकेटेड प्रोसेस है, एक ऐसा जिसे कहते हैं ना नागुज़ीर किस्म का मरहला है, जिसके अंदर हमें इंटरप्रेटिंग की जाती है, तशरीहात दी जाती है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई जाती है, असली और प्रोस्पोड सिग्नल्स की, वो सिग्नल्स जो वाकई अपनी असली हालत में होती हैं, और वो सिग्नल्स जो बस हमें तजवीज़ किए गए होते हैं, वो सब हमारे ऑडिटरी सिस्टम का काम है कि उसको समझे। अब ऑडिटरी हमारी जो है ना वो सेंसेशंस में आ जाती है। सेंसेशंस वही है जो हमारी हिस्स वगैरह काम कर रही है। फिर ये हिस्स हमें क्या करती है, सिग्नल्स देती है, इशारे देती है, और इन इशारों से हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, इम्प्रेस्ड अपॉन द ईयर। हम कान के अंदर से महसूस करते हैं आवाज आ रही है, फिर हम पहले तो उसने हमें बताया ना कि आवाज किस तरह से आ रही है, बच्चे की है, बूढ़े की है, औरत की है, मर्द की है, नजदीक से आ रही है, दूर से आ रही है, वो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज वो बता रही है। अब जो आवाज हमें पहुंच रही है ना, उस आवाज के सिग्नल्स हमने देखने हैं कि वो सिग्नल्स हमें किस वजह से बुला रहे हैं। क्या वो सिग्नल्स हमें मुतवज्जा करना चाह रहे हैं, क्या वो सिग्नल हमसे मदद मांग रहे हैं, क्या वो सिग्नल्स हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। ये सारे हमारे कान ने समझ के हमारे नेरो एरिया को पहुंचाना, दिमाग को पहुंचाना है। अकस्टिक सिग्नल्स क्या करते हैं, वो जनरेट कर देते हैं बड़ी कम्प्लेक्स चेन। अब यहाँ पर भी पेचीदा मरहले बन जाते हैं, जंजीर बन गई ना, चेन बन गई ना, ऐसे बात होती 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 आगे गई तो फिजिकल डिस्टर्बेंस विद इन द ऑडिटरी सिस्टम्स। तो हमारे ऑडिटरी सिस्टम के अंदर भी पेचीदगियों की वजह से कुछ मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन रिसीव कर रहा है ना सिग्नल्स को। कान का तो काम है ब्रेन को पहुंचाना, कान का काम समझना नहीं है। उसने ब्रेन को पहुंचा दिए सिग्नल, किसके बारे में, फिजिकल डिस्टरबेंस के बारे में, कि बाहर कोई पटाखा चला, बाहर कोई टायर फटा, बाहर हॉर्न बजा। ये सारे हमारे कान ने हमारे ब्रेन को बातें पहुंचा दी। इन द ब्रेन आर कॉज्ड अदर डिस्टर्बेंस। अब ब्रेन के अंदर और दूसरे परेशानियों की वजूहात शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ ब्रेन को आवाजें मुनासिब लगती है, कुछ ब्रेन आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बाज को समझ लेता है, बाज को नहीं समझ पाता। फिजिकल ये जो सारा काउंटर पार्ट चल रहा है ना, ये जो सारा आपस में इनका ताना बाना चल रहा है, किसका, ये सेंसेशंस का। सेंसेशंस क्या, बोलने का, सुनने का, समझने का, देखने का, ये सारी हमारी हिस्सों का जो अमल चल रहा था ना, सबसे पहले इसके लिए जरूरी है क्या कि जनाब आप कोरिलेशन करें। कोरिलेशन की थ्योरी याद आई थी है सीलियट की, वो क्या कहता है, ड्रोनी फिल्म दिखा रहे हो तो पीछे ड्रोना मंजर दिखाओ, अगर फूल पहाड़ दिखा रहे हो तो रोमांटिक सीन दिखाओ, इनका आपस में ताल्लुक करें। अब ये भी कहता है कि कोरिलेशन करें, लेकिन किन के दरमियान, अपने ऑडिटरी सिग्नल्स के दरमियान, जो आपने सुना है उसके दरमियान, और उनकी इंटरप्रिटेशन के दरमियान। जो सुना और जो उसकी तशरीहात को आपके सामने बयान किया गया, किसके लिए, उसको आप एक रिलेशन में समझे, किसके बारे में, इन टर्म ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्रेन। अगर इसी इस्तेलाह में आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोरिलेशन को अंडरलाइन करें। आपको कोरिलेशन करना पड़ेगा किसके बारे में, सिग्नल्स के बारे में और इंटरप्रिटेशन के बारे में। आर्टिकुलेटरी हमारे वो हैं जिन पे हमारा बहुत ज्यादा जिक्र होने वाला है, इन दोनों पे आपकी बात कम होनी है। आर्टिकुलेटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका इस चैप्टर में यही चलेगा सारा। फोनेटिक की ब्रांच है और इसमें रिकग्नाइज किया जाता है स्पीच प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को, हम कैसे आवाज पेश करते हैं, कैसे आवाज पैदा करते हैं। और ये सारे के सारे अपैरेटस होते हैं, हमारे बैरूनी नुक्ता नजर भी होते हैं, कुछ अंदरूनी साउंड्स भी होते हैं, लेकिन हमारी बात कहाँ पर जाती है, हमारे स्पीच साउंड से, जो कि सिचुएटेड है, मुनक्कद है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर ही ये मौजूद है। और आदमी इनको इस्तेमाल करती है, वेरियस ऑर्गन्स हैं हमारे पास जिनसे हम बात करते
हैं ऑलरेडी हमारे पास बायोलॉजिकल नीड्स के मुताबिक, हमारी अपनी जिस्मानी नीड्स के मुताबिक, होंठ, दांत, जुबान, सख्त वाला पैलेट और सॉफ्ट वाला पैलेट, वो ये हमारा जो तालु होता है। इसके बाद हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया हमारे हलक के कवे को देख लें, या हमारे हलक में जो आवाज आती है उसको देख लें। लंग्स हमारे फेफड़े, ये सारे ऑर्गन्स आपको याद होने चाहिए, और इन सारे ऑर्गन्स का काम है आवाज पैदा करना। डिफरेंट बेसिक के ऊपर हम इन्हें बायोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ से हमारी बायोलॉजी की स्टडी शुरू हो जाती है। अब इसके जरिए हमारे पास कुछ ऐसी एवेल्युएशंस का मराहिल मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि आदमी किस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने ऑर्गन्स का, अपने इन हिस्सों का। और ये फिर अपने इन हिस्सों के अंदर उनकी जुबान जब आ जाती है ना, टिप, ब्लेड, फ्रंट, सेंटर, बैक, अभी मैंने आपको जुबान की पिक्चर दिखाई, इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से ये क्रॉसपॉन्डिंग एरिया से जाके पॉइंट्स को, रूफ को, माउथ को, हार्ड पैलेट को टच करती है। जुबान ने टच करना है हार्ड पैलेट को, जुबान ने टच करना है माउथ की रूफ को, जुबान ने टच करना है आपके एल्वेलर रिज को, इन सब को। और ये सारे आपके वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होने हैं। इसके साथ अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि एयर स्ट्रीम, अंडरलाइन करें, एयर स्ट्रीम ही तो है ये सारा काम करने वाली, जो कि कभी अंदर आती है कभी बाहर जाती है, फेफड़ों से निकलती है, और इसका काम क्या है, आवाज पैदा करना। और ये जो स्पीच के साउंड्स होते हैं ये एयर स्ट्रीम को रिलीज करते हैं। और आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स क्या तालीम देते हैं हमें, आउटगोइंग एयर स्ट्रीम्स इज रेगुलेटिंग, अंडरलाइन करें। इसके जरिए हमारे बाहर आने वाली हवा को देखा जाता है कि वो कैसे वोकल ट्रैक से निकल रही है, और फॉर्म वेरियस स्पीच साउंड, और किस तरह से मुख्तलिफ स्पीच साउंड्स हमारे पास प्रोड्यूस कर रही है।